तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो पे। इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें समझेंगे, जिसमें टॉपिक होने वाली है भारत की भौगोलिक स्थिति और उनका विस्तार। ठीक है, भारत के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, कहां से कहां तक फैला हुआ है। इसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ लेंगे कि क्या होता है लॉन्गिट्यूड और क्या होता है लैटिट्यूड। ठीक है, और ये सारी बातें कवर होने वाली है, तो बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक। चलिए सबसे पहले देखते हैं, बेसिक चीज को समझते हैं। ज्योग्राफी में जो बेसिक चीज होता है उसको समझते हैं कि क्या होता है अक्षांश और क्या होता है देशांतर। बहुत कोई को तो यही नहीं समझ में आता। तो देखिए, अक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक, अब बात आता है कि ये क्या है, कौन सी लाइन है। तो देख सकते हो कि पृथ्वी को दो भागों में अगर बांट देते हैं, पृथ्वी को दो भागों में अगर बांटे, तो जो लाइन बीच से गुजरेगी उसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पे होता है। और इसके अगर नॉर्थ साइड में ऊपर की ओर चले 30 डिग्री नॉर्थ, फिर से 30 डिग्री अगर बढ़ाओ, 30 डिग्री आगे बढ़ाओ, तो ये हो जाएगा आपका अक्षांश। ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है इसी को अक्षांश कहते हैं, जो कि इक्वेटर के पैरेलल होता है और 30 डिग्री पे होता है। ठीक है ना, 30-30 करके होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इक्वेटर के पैरेलल है, तो इसी को क्या कह देते हैं, लैटिट्यूड्स लाइन कहते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऐसी काल्पनिक रेखा होती है। तो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा कितनी डिग्री की होती है, तो 0 डिग्री पे होती है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो भागों में बांटती है। ठीक, अब एक बात आता है कि भारत कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। तो याद रखिएगा, भारत जो है ना इक्वेटर के ऊपर आता है। ये इक्वेटर है, देखिए यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर में है, तो ऊपर में है यानी कि नॉर्थ पोल में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे कि देशांतर, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड तो समझ लिए हैं, अब लॉन्गिट्यूड को समझते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल से दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल से जोड़ने वाली उत्तर दक्षिण काल्पनिक रेखाओं को ही देशांतर कहते हैं। जैसे कि ये देख सकते हो, एक रेड कलर की लाइन है। ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइन है जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। और जो ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन आ रही है इसी को देशांतर रेखाएं कहते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने का काम करता है। और जहां से ये गुजरता है, बीच से जो लाइन गुजरता है, याद रखिएगा लंदन में एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, वहां से गुजरती है। उसी शहर को बीचों बीच मान के चलता है और पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ये कौन से दो भागों में बांटता है, तो ईस्टर्न यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध, ये हो गई पश्चिमी गोलार्ध। ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी को दो भाग में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और ये जो रहेगा 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ तक जाएगा। और कहां से गुजरती है, तो लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और अगर इसकी बात देखें तो देख सकते हैं कि इंडिया जो है इधर साइड में आता है, इधर साइड में आता है ना, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो कहेंगे भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अगर हम लैटिट्यूड्स के हिसाब से देखें तो ऊपर है। ठीक है, और इस साइड में है, यानी कि नॉर्थ में है और नॉर्थ में है और ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, पूरे पृथ्वी ब्रह्मा अर्थ को देखे तो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भारत की भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो विस्तार से इसमें यह देखना है कि भारत कहां से कहां गुजरती है। जैसे कि
उत्तर में चरम बिंदु अगर इसका देखें लास्ट बिंदु तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश कहाँ पड़ता है? तो इंदिरा कोल में पड़ता है। ठीक है, भारत की ये बॉर्डर है इंदिरा कोल। और अगर दक्षिणतम बिंदु देखें भारत का तो 8 डिग्री 4 मिनट कहा है तो उत्तर अक्षांश में पड़ेगा और कन्याकुमारी पड़ेगा, मतलब यहाँ पर पड़ेगा। ये है आपका कन्याकुमारी। लेकिन हमारा जो है ना वो हम मान के चलते हैं, जो हमारा भौगोलिक विस्तार जो है वो इंदिरा पॉइंट को मानते हैं। इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इधर साइड। तो अगर हम इंदिरा पॉइंट की अगर मान के चले तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। और पश्चिमी में चरम बिंदु तक चले मानी कि लास्ट बिंदु तक तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, जो कि गुहार मोती, गुजरात में एक जगह है गुहार मोती, वहां से गुजरती है। और पूर्व में एक और देखे तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबिथु, किबिथु है ना, यहाँ पे पड़ता है तो गुजरता है। यानी कि हम यहाँ पे देख लिए हैं उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। ठीक है, बात समझ लिए हैं कि इसका विस्तार क्या है, भारत का विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक, और भारत का मानक समय की बात करें, मानक समय देखिए यहां से गुजरता है, मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि मिर्जापुर है ना, प्रयागराज में एक जगह पड़ता है मिर्जापुर, वहां से गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत का भौगोलिक विस्तार को समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हम समझे हैं उसी को थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि मुख्य भूमि का अक्षांश क्या हो जाता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। द्वीपों सहित अक्षांश देखे अगर सब द्वीप को मिला दे, जैसे इंदिरा पॉइंट को मिला दे, देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट को अगर मिला दे तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश माना जाएगा। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार के बारे में बता ही चुके हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर तक रहेगा। ठीक है, और इसकी वास्तविक दूरी देखें, मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी देखें, यहां से लेके यहां तक की दूरी को देखें तो ये आपको टोटल पड़ जाता है 3244 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर का पड़ जाता है। और अगर पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी देखें, यहां से यहां तक की दूरी देखें तो आपको लगभग 2933 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और भारत का टोटल अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व का कुल भाग है 2.4% अकेला भारत क्या करता है? ऑक्युपाई, कवर करता है। और भारत जो है पूरा विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये याद रख लेंगे। चलिए अब देखते हैं दो महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में। तो इसमें यह देखेंगे कि सबसे पहला आता है कर्क रेखा और दूसरा आता है मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बारे में समझेंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रहता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से होके गुजरता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो देखिए यह रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होता है और यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है, एकदम यहां से बीच में दो पार्टों में डिवाइड कर देता है कर्क रेखा। ठीक है, पृथ्वी को दो भागों में कौन डिवाइड करता है? तो इक्वेटर डिवाइड करता है, लेकिन कर्क रेखा क्या करता है? तो भारत को दो भागों में डिवाइड कर देता है। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। यह रेखा देश को दो जलवायु कटिबंधों में बांट देती है। दक्षिण में क्या रह जाएगा? मतलब उष्ण कटिबंध रह जाएगा, इधर उष्ण कटिबंध, और उत्तर में क्या रह जाएगा? उत्तर में यानी कि नॉर्थ में रह जाएगा उपोष्ण कटिबंध यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन। और दक्षिण की बारे में बात करें इधर साइड तो इधर रह जाएगा उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ये दो पार्टों में बट जाता है, इसीलिए इधर साइड और इधर साइड का खेती और जो हमारा एग्रीकल्चर हो गया, पहनावा ओढ़ावा रह गया, कल्चर हो गया, सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। ठीक है, खान पान अलग होगा, पहनावा ओढ़ावा अलग रहेगा, इसी वजह से क्योंकि वातावरण इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, दोनों का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये जो है
भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका ट्रिक भी है गमछा झार मित्र पर, ठीक है। बचपन से पढ़ते आए होंगे, एक ट्रिक होता है गमछा झार मित्र पर, गुजरात ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो गुजरात आता है, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होके गुजरती है। याद रखिएगा बिहार से होके नहीं गुजरता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय मानक समय। भारत का समय कैसे निर्धारित किया जाता है वो समझ लेते हैं पहले। तो याद रखें कि पृथ्वी जो है 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। कितना? 1 घंटे में 15 मिनट घूम जाते हैं, यानी कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में उसको कितना समय लग जाएगा? 4 मिनट का समय लग जाएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। तो भारत का स्थिति क्या है? तो 97 डिग्री है अरुणाचल प्रदेश में और 68 डिग्री पड़ता है गुजरात में। अगर दोनों को माइनस कर दीजिए 97 डिग्री ईस्ट से 68 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ पर 30 डिग्री बचता है। यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी अगर तय करोगे तो समय अगर देखोगे तो लगभग 2 घंटों का अंतर दिखाई देगा, क्योंकि 15 डिग्री घूमता है तो 1 घंटा लगता है। तो 30 डिग्री घूमेगा, यहां से यहां की ओर घूमेगा 30 डिग्री, तो कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटों का अंतर आपको नजर आएगा, ठीक है। लेकिन इससे बचने के लिए हम मानक समय कहाँ लेते हैं? तो मानक समय लेते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट को लेते हैं, ठीक है, ताकि भारत 2 बराबर भागों में इधर से बट जाए और क्या हो जाए कि जो समय रह जाए, टाइम जो रह जाए वो फिक्स एकदम सेम रह जाए। इधर साइड भी टाइम सेम और इधर साइड भी टाइम से सेम रहे, इस वजह से इसको ऐसा लिया गया है, 82.5 डिग्री को माना गया है। इस भ्रम से बचने के लिए भारत ने 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को अपना मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है, जो ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। 5 मिनट 30 कहाँ वाला? तो ग्रीनविच से, यानी कि जो वहां से चलता है, गुजरता है, इंग्लैंड में जो ग्रीनविच नामक शहर, वहां से जो गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से बताया गया है कि अगर गुजरात में सुबह के 8 बज रहे होंगे तो 2 घंटे के अंतर अगर मान के चले तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 10 बज रहे होंगे, ठीक है। ये बात है। भारतीय मानक समय आईएसटी की बारे में बात करें तो कितना पीछे है जीएमटी से? तो 5.5 घंटे पीछे चल रहा है, ठीक है, सॉरी मतलब आगे चल रहा है, ये बात है। अब बात आता है कि ये जो है भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश मिर्जापुर याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। चलिए अभी देखते हैं कि जलवायु और कृषि पर प्रभाव क्या होता है इसका, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए मानसून की उत्पत्ति, तो भारत का प्रायद्वीपीय आकृति हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। जैसे कि ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत ये है, और ये महासागर जो ये हिंद महासागर जो है इसको 2 पार्ट में बांट देता है। इधर वाले को कह देते हैं अरब सागर, इधर वाले को कह देते हैं बंगाल की खाड़ी। तो इधर से जो हवाएं जाती है उसको कहते हैं अरब सागर की शाखा, और इधर से जो हवाएं जाती है उसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, और दोनों जो है वर्षा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। और देख सकते हैं यही अवस्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून को 2 शाखाओं में विभाजित करती है, पूरे भारतवर्ष में वर्षा कराती है, ठीक है ना। फसलों की विविधता के बारे में देखें तो समझेंगे जरा कि अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत में केरल के सदाबहार वनों से लेकर लद्दाख के ठंडे मरुस्थल और राजस्थान के गर्म मरुस्थल जैसे जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और यही कारण है कि भारत एक साथ उष्णकटिबंधीय फसलों जैसे कि चावल, गन्ना और शीतोष्ण फसलें जैसे कि गेहूं और सेब उगाने में सक्षम है। गेहूं सेब कहाँ उग जाएगा? जम्मू कश्मीर में ठंडा जगह है, ठीक है। चावल गन्ना कहाँ उग जाएगा? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उग जाएगा, ठीक है। जैसे साउथ इंडिया में देख सकते हो कि अब ज्यादा चावल यूज होता है, देखो वहाँ हर चीज ही चावल का आपको मिल जाएगा, इडली हो गया, डोसा हो गया, साउथ इंडियन फूड हो गया, चावल का बना होता है।
समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हिंद महासागर में सामरिक भू राजनीतिक महत्व क्या होता है हिंद महासागर को भारत से रिलेटेड करके देखेंगे ये क्या है, क्योंकि हम अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, जैसे कि हिंद महासागर के शीर्ष पर होने के कारण ही स्वेज नहर और मलक्का जल डमरू से होकर गुजरने वाला अधिकांश वैश्विक व्यापार भारत के समुद्री मार्ग क्षेत्र से ही होके गुजरता है। यहाँ पर देख सकते हो यह है स्वेज नहर और यह है मलक्का जल डमरू मध्य। और कहाँ से गुजरेगी, तो यहाँ से व्यापार करने के लिए यहाँ जाएगी और जिस क्षेत्र से होके गुजरेगी वो भारत का समुद्री क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। अब आता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स। तो अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण भारत दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्री डकैती की रोकथाम, आपदा राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है और इसकी सुनिश्चित करने में भूमिका निभाता है। इंडो पैसिफिक विजन की बात करें अगर देखें तो वर्तमान वैश्विक राजनीति का केंद्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र पे बन चुका है। भारत की स्थिति इसे क्वाड यानी कि क्वाड में कौन कौन से देश है, तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में एक अपरिहार्य भागीदार बनाती है ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सके, है ना। चीन अपना क्या हो रहा है, इधर यहाँ यहाँ सब जगह अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, ठीक है। इसीलिए भारत यहाँ पे क्या करेगा, इसके शीर्ष पे बैठा हुआ है तो इसको नियंत्रण करने में सहायता करता है, क्योंकि सभी को खतरा है चाइना से। देखिए भारत को भी, अमेरिका को भी, जापान को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, क्योंकि वो अपना नीति बढ़ाते रहता है हमेशा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि महाद्वीपीय अवस्थिति की चुनौतियां क्या क्या है इसमें भारत के लिए, तो इसको भी जरा समझते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमको कुछ सीखने को मिल रहा है तो बड़ा हो क्या ही फर्क पड़ता है वीडियो, है ना। तो अब आता है भू अवबद्धता और कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर में हिमालय होने के कारण मध्य एशिया और यूरोप तक जमीनी मार्ग क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हिमालय है तो यहाँ से तो कोई व्यापार होगा नहीं, इधर साइड तो पाकिस्तान है तो जाएगा तो देगा नहीं, समझे ना। अब पाकिस्तान द्वारा मार्ग अवरुद्ध करने के कारण ही भारत को चाबहार बंदरगाह यानी कि ईरान में पड़ता है, यहाँ पे क्षेत्र है चाबहार बंदरगाह, और INSTC यानी कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जैसे वैकल्पिक समुद्रिक जमीनी मार्गों का विकास करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया में जाने के लिए पाकिस्तान तो जगह देगा नहीं, तो चाबहार बंदरगाह यानी कि डायरेक्टली यहां से चल जाएंगे या फिर यहां से ऐसे जा सकते हो आप यूरोप, ठीक है। तो ये जमीनी मार्ग हो जाता है, INSTC जमीनी मार्ग हो जाता है, जो कि आप जमीन से यहाँ तक व्यापार कर सकते हो जाकर के। और शांत सीमाओं को देख ले तो भारत की लगभग 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा क्या है, जटिल है। जटिल कैसे है, जैसे कि चीन के साथ क्षेत्रीय विस्तारवाद होते रहता है, इसे LAC का विवाद चल रहा है भारत का। पाकिस्तान के साथ LOC पर विवाद चल रहा है, राज्य प्रायोजित आतंकवाद होते रहती है। भारत की सुरक्षा अवस्थिति की दोहरी चुनौती यानी टू फ्रंट चैलेंज होता है। इधर साइड भारत है, यहाँ पर LAC है, ठीक है ना। जैसे कि भारत की स्थिति तो इधर पाकिस्तान है और इधर क्या कर रहा है, तो LOC पे चाइना अपना कब्जा जमाए बैठा है। तो भारत को क्या करना हो, यहाँ पे दोहरी सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यही तक होने वाली है, लेकिन एक प्रश्न दे के जा रहे हैं ना, UPSC में 2021 में प्रश्न पूछा गया है। आप ये प्रश्न सॉल्व करके हमारे ईमेल आईडी पर हमको भेज सकते हो और हम आपका क्या करेंगे, प्रश्न को चेक करके आपको इवेल्युएट करके आपकी कॉपी को दे दिया जाएगा, है ना। ईमेल आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, अनु के 4 नहीं, अनु है के गया @gmail.com। इस पे आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो अपना कॉपी को, इसका आंसर देके, इसका आंसर जांच करके चेक करके आपके ईमेल आईडी पर या आपके आईडी पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न क्या है, 2021 में पूछा गया है, GS पेपर 1 में रहता है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। और प्रश्न क्या है कि भारत को एक उपमहाद्वीप यानी कि सब कॉन्टिनेंट क्यों माना जाता है, अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए।
ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर देके आप भेज सकते हो, इसको चेक कर दिया जाएगा। और ये प्रश्न को लाइव आकर या फिर एक वीडियो के द्वारा बता भी दिया जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है, और आप मेंस में यूपीएससी मेंस हो, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का मेंस हो, कैसे लिख सकते हो उसका उत्तर, वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें